डिबेट करूंगा। और हम लोग वो जो आज बहुत देर से टीजर आपके सामने लेकर आ रहे थे कि एनएससी की वो जो आईएफएससी है उसमें आज से अमेरिकन स्टॉक्स की ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। पहले समझा देता हूं और दिखाइए स्क्रीन पे जरा मुझे प्रकाश दीवान साहब, प्रकाशदीवान.in के अब मेरे साथ जुड़ते हुए। बहुत सारे सवाल थे सबके जहन में, ये यूएस के स्टॉक्स में जो ट्रेडिंग की आज से शुरुआत हो रही, तो दीवान साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज सर जरा मदद करिएगा हम सबकी जो क्वेरीज आ रही हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि आज से एक नया एवेन्यू खुलने वाला है हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज से एनएससी की जो होली ओन्ड सब्सिडरी है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को अलाउ करेगी यूएस बेस्ड स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए। हम उस पर कामकाज कर सकते हैं। ये सिलेक्ट यूएस बेस्ड स्टॉक्स होंगे जिसमें ट्रेडिंग की फैसिलिटेट किया जा रहा है, तैयारी करी जा रही है। दरअसल 50 स्टॉक्स को परमिट करा गया है ट्रेड करने के लिए, जिनमें से 8 स्टॉक्स आज से उसकी ट्रेडिंग की शुरुआत होगी, आज शाम से उसकी ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। ये 8 स्टॉक्स जो है वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। बहुत जानी मानी यूएस की कंपनीज अल्फाबेट, अमेजॉन, टेस्ला, मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक ने जो अपना नया नाम बदला है, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल और वॉलमार्ट, ये 8 जानी मानी यूएस के एमएनसीज हैं जिनमें आज से हिंदुस्तान में ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। बाकी जो 50 में से 42 स्टॉक्स हैं उनकी ट्रेडिंग की कमेंसमेंट डेट सेपरेट सर्कुलर के जरिए एनएससी आपको अपडेट देती रहेगी कब कब वो उनमें ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। ये बेसिक प्रीमाइस है। अब इसकी निटिग्रिटीज पे जब बातचीत करूंगा तो मैं दीवान साहब से उस पर बातचीत करता रहूंगा, अदरवाइज सिर्फ मैं ही बोलता चला जाऊंगा। दीवान सर हाय, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर आप अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए इंडिया के साथ यूएस के स्टॉक्स का एक्सपोजर लेते होगे अब ये, और जिस रूट से लेते होगे आप, उसके सामने जब ये एनएससी का विकल्प खुला है गिफ्ट सिटी में जो अब ट्रेड शुरू होने जा रहा है, ये विकल्प क्या आप लोग को, जो आप लोग यूएस में ऑलरेडी एक्सपोजर ले रहे थे, ज्यादा बेहतर एवेन्यू देता हुआ नजर आएगा? आप कैसे देखते हो इस डेवलपमेंट को आज शाम से जब हिंदुस्तान में ट्रेडिंग की शुरुआत होगी? पहले ब्रॉडर पिक्चर, उसके बाद निटिग्रिटी। बिल्कुल तो बिल्कुल सही है। देखिए, जो यूएस मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी आज तक मिल रही थी वो हिंदुस्तान में बहुत सिलेक्ट पार्टिसिपेशन उसमें हो रहा था। आपका कुछ म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो रहा था, कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स से हो रहा था। डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कुछ बहुत गिने चुने प्लेयर्स थे जो दे पा रहे थे ये। तो आपको याद होगा तो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स करके है, उसका बड़ा नाम आता है। एक यूरोप की एक बहुत बड़ी रिटेल ब्रोकरेज है सैक्सो बैंक करके, उनके थ्रू काफी एक्टिविटी हो रही थी जो आईसीआईसीआई बैंक के साथ या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ टाई अप है। तो ये जो टाई अप वाली चीजें थी, तो इसमें होता क्या था, साझेदारी में काम हो रहा था कि आप हिंदुस्तान का एक ब्रोकर है, वो ये बोलता है कि मैं वहां के कोई ब्रोकर के साथ आपका वो मेल मिलाप करा रहा हूं और आप वहां पे ले सकते हैं। लेकिन आशीष, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि एक्सेस टू सिक्योरिटीज तो मिल जाता था, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती थी। तो जो लोग एक्सपोजर लेना चाहते थे वो अगर बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तब तो ये आपकी कॉस्ट वो हो जाती है, अमोर्टाइज हो जाती है। जैसे वहां पे पर ट्रेड जैसे कई जगह कॉस्ट आती है, अगर आप $10 भी पर ट्रेड दे रहे हैं या $5 भी दे रहे हैं, तो आप सोचिए अगर कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो वैल्यू जब तक बड़ी ना हो तो वो आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो निवेशकों के लिए ये जो सरकार ने विकल्प एक शुरू किया है, आई थिंक बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप टोकन बेसिस पे भी एक एक दो शेयर लेना चाहें, फ्रैक्शनल शेयर लेना चाहें, यानी एक नहीं पर 1/4 शेयर लेना चाहें कोई कंपनी का, वो भी ले सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आपको ख्याल होगा, एक ही चीज बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में जो शैम्पू या कंडीशनर या ये सब चीजें जो बिकती हैं वो बड़ी बोतलों में जो बिकती है उससे ज्यादा वो 1-2 रुपए के सैशेज में बिकती है। तो जो छोटी चीज जब आपके पास आने लगती है, यूनिटाइजेशन जब होने लगता है, तो उसमें पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको काफी अच्छा ये दिखेगा और बहुत बढ़िया जरिया है जिसकी वजह से हो। अच्छा, ये बात सही है, यूएस के स्टॉक्स बड़े महंगे, अगर मैं आईएनआर में कन्वर्जन करूं हिम्मत नहीं होगी लेने की। ये फ्रैक्शनल जो वर्ड यूज करा आपने, ये कैसे होगा? ये क्या प्री डिफाइंड फ्रैक्शंस में वो स्टॉक्स अवेलेबल होंगे, या जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड की स्कीम लेते हैं 2 डेसिमल तक जो चाहे कर सकते हैं, ये उस तरह से फ्रैक्शन वर्क करता है? बिल्कुल। सो वो हर एक शेयर के रेशोज उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर के इतने हिस्से हो सकते हैं उसमें। तो जैसे म्यूचुअल फंड के 4 डेसिमल के यूनिट्स तक आप ले सकते हैं, एनएवी उसकी वैसे आती है और उसको आप डिवाइड करते हैं। हमने ₹1,00,000 लगाया
उसको एनएवी से डिवाइड किया, जितने यूनिट्स आते हैं, तो 4 डेसिमल तक वो एक्यूरेसी रहती है। इस केस में भी आपके फ्रैक्शनल उसमें ओनरशिप लेंगे, तो अगर कोई $20 की कोई चीज है, तो उसके अगर 200 हिस्से हो सकते हैं, तो उसमें से आप एक हिस्सा भी ले सकते हैं। तो ये कन्वर्जन रेशो के हिसाब से वो होगा और बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा आईएनआर में। और अच्छी खुशखबरी ये है आशीष कि यूक्रेन रशिया के क्राइसिस को लेते हुए भी हमारा आईएनआर जो है वो अडिग खड़ा है जिस लेवल पे। ये बताता है कि इंडियन करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, उसमें ही आप डिप्लॉय कर रहे हैं, फिर भी आप ये यूएस के स्टॉक्स डॉलर डिनोमिनेटेड जो है उनको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, एक चीज मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, वो काफी आपको रीजनेबल लगेगी। और सेकंड, आपके खुद के डीमैट अकाउंट में जो गिफ्ट सिटी में खुलेगा, आप उसमें इनको वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो जब आपके खुद के डीमैट अकाउंट में होल्ड कर रहे हैं, तो जो बेनिफिट्स कंपनी का, डिविडेंड का, कॉर्पोरेट एक्शन का आता है, ये जो यूएस की कंपनीज है, वो पूरा पूरा बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। ये नहीं है कि कोई ब्रोकर के कस्टडी अकाउंट में पड़ा है और आपको बाद में वहां से ट्रांसफर हो ना हो, ये सब जो झंझट होता है, ये नहीं। ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में, डीमैट में शेयर आपके आपकी मालिकी के होल्ड किए जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। जिन कंपनियों के नाम सुनते थे, वो अल्फाबेट, वो टेस्ला, वो अमेजॉन, वो नेटफ्लिक्स, वो एप्पल, उन सबको हम अपने डीमैट अकाउंट में देख पाएंगे, सीधे सीधे उनमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर दीवान सर, ये होगा कैसे? ये मेरा जो करंट डीमैट अकाउंट है, करंट ट्रेडिंग अकाउंट है ब्रोकर के साथ, ये उसके थ्रू फैसिलिटेट नहीं होगा। मुझे अपने ब्रोकर के साथ एक दूसरा डीमैट अकाउंट गिफ्ट सिटी में खुलवाना पड़ेगा और मेरा ब्रोकर गिफ्ट सिटी में रजिस्टर होना चाहिए, ऐसा होगा क्या? या मैं अपने करंट ब्रोकर के थ्रू ही चैनलाइज कर लूंगा? इंटीग्रिटीज क्या होंगी? हाँ, नहीं, बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा है कि गिफ्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल तौर से अगर मैं समझाऊं तो, एक आइलैंड है। ये आइलैंड गांधीनगर के पास, कहीं से आपने देखा कि गांधीनगर के पास एक आइलैंड था, वहां पे जो आइलैंड है उसको हम ग्लोबल मानते हैं कि उसकी सेम कंडीशन या सेम ट्रीटमेंट रहेगी जो ग्लोबल सिंगापुर की है या यूएस की है, या जैसे हम कोई भी ग्लोबल टेरिटरी को, ज्योग्राफी को जो ट्रीट करते हैं, वैसे इस आइलैंड को कर रहे हैं। तो ये आइलैंड का नाम गिफ्ट सिटी या आईएफएससी जो फॉर्मल नाम है। अब उसमें ये है कि वहां पे जो ब्रोकर रजिस्टर्ड है, जो डीपी रजिस्टर्ड है, और आप उस डीपी के उसमें मालिक हैं, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में जो चीज रहेगी, होल्डिंग की जाएगी, वो फॉरेन एंटिटी की इक्विवेलेंट गिनी जाएगी। इस लिहाज से आपको सेपरेट डीमैट अकाउंट जरूर करना पड़ेगा। और आई डोंट थिंक इट इज कॉम्प्लिकेटेड। मतलब जब आपने हिंदुस्तान में डीमैट अकाउंट इतने रोज खुलते हुए देखे हैं, हम देखते आ रहे हैं कि हर रोज ही लाखों में अकाउंट्स खुल रहे थे, वैसे वहां पे भी खुल रहे हैं। जिनको इंटरेस्ट है वो खोल लेंगे। इट्स डिजिटल है, कोई आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन आपकी हिस्सेदारी या मालिकी जो है, ओनरशिप जो है, वो एक फॉरेन एंटिटी, फॉरेन लैंड में गिनी जाएगी, उस इक्विवेलेंट उसकी वजह से। तो है तो हिंदुस्तान में ही, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट उसका बदल दिया जाए। इंटरेस्टिंग। जब एक फॉरेन का अगर आप देखें, आप अंडरलाइन खरीद रहे हैं प्रकाश जी, आई थिंक ये चीज मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। एक अप्रोच क्या होनी चाहिए? मान लीजिए ठीक है, आज मैंने डिस्कशन सुना, कल को मैंने अपना केवाईसी पूरा कर लिया, ये अकाउंट खुलवा लिया, कैसे अप्रोच करूं इस इन्वेस्टमेंट को? इनिशियली अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कितना अंश देना चाहिए इस टेस्ट को या फिर इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए? कैसे अप्रोच करे एक इन्वेस्टर? इंपॉर्टेंट चीज है वीरू, कि आप इसको धीरे धीरे इसमें इसका सेवन करें, समझें और इसमें हिस्सेदारी बढ़ाएं। क्योंकि याद रखिए, ग्लोबल स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर जो इंफॉर्मेशन या रिसर्च या आपको जो करनी है, समझ लेनी है, वो थोड़ी सी और मेहनत लगती है उसमें। क्योंकि हमारे जो ब्रोकरेजेस यहाँ डोमेस्टिकली आपको रिपोर्ट्स और रिसर्च का जो देते हैं इनपुट, वो थोड़ा सा वहां की कंपनीज के ऊपर अभी तक इतना नहीं है। तो आपको बाहर से जो कंपनी, बाहर की ब्रोकरेजेस है, वहां से इनपुट मिलेगा, वो होगा। कुछ समय बाद मैं ये मानता हूं कि इवन डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस आपको इन पे रिकमेंडेशन देने लगेंगे। क्योंकि जो ब्रोकर वहां पे अपना अस्तित्व बनाएंगे गिफ्ट सिटी में, और जो डीमैट अकाउंट मेंटेन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो उनको अपनी कमाई और कारोबार के लिए रिपोर्ट तो निकालनी पड़ेगी। तो वो भी आएगा। लेकिन तब तक आप, जब तक ये चीज होती है और मेन स्ट्रीम उसमें आती है, आप धीरे धीरे इसका वो करिए। हाँ, कंपनीज ऐसा है कि ट्रांसपेरेंसी लेवल्स इतनी है और डिजिटली आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी मिलती है कि आपको अगर अल्फाबेट को रिसर्च करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन थोड़ी बहुत लगती है।
तो मैं ये मानता हूं कि इसमें 5% का एक्सपोजर अगर आप हम नॉर्मली क्लाइंट्स को एलआरएस, याद रखिए ये एलआरएस में है, एलआरएस एक अलाउंस है, $2,50,000 सालाना आप इंडिविजुअली बाहर निवेश कर सकते हैं, कई चीजों में कर सकते हैं इंक्लूडिंग स्टॉक्स। ये उसी के तहत ये गिना जाएगा, तो ये है तो उसी $2.5 लाख के लिमिट के अंदर है और काफी बड़ी है वो लिमिट। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप एक्सपोजर लेना चाहें तो आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हम जिस हिसाब से इंटीग्रेट हो रहे हैं ग्लोबली, हमारे यहाँ टेक कंपनीज के जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं वहां की कंपनीज के साथ है, हमारे मार्केट में जो फ्लोज है उनमें कितना कनेक्शन है। सो ग्लोबल स्टॉक्स से दूर रहना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो सोच समझ के अच्छी कंपनीज जो लीजिए। और हम लोग सब यूजर हैं, आप अल्फाबेट यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं और आप देखते हैं कि उसमें इतनी कमाई और बढ़त आ रही है, तो उसमें हिस्सेदारी लेने का आज आपको मौका पहली बार इतना सुनहरा और सहूलियत के साथ मिल रहा है। तो 5 से 10% का एक्सपोजर जरूर इन स्टॉक्स में, मतलब ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी स्टॉक्स में एलोकेशन जो है आप कर सकते हैं। ओके प्रकाश जी, एक चीज बताइएगा, आपने बहुत सारे, अगर आप देखें, फैक्ट्स क्लियर कर दिए और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आप पूछना चाहता हूँ, रियलाइज्ड प्रॉफिट पर अगर आप एक्सपोजर लेते हैं, आपने कहा 5 to 10% एक्सपोजर लो, रियलाइज्ड प्रॉफिट पर टैक्स ट्रीटमेंट कुछ अलग है इसके लिए या फिर क्या है टैक्स ट्रीटमेंट, कुछ बताएंगे इसमें आप? तो टैक्स ट्रीटमेंट जो अभी है, जो बाहर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट जो करते हैं, तो उसमें आपको पूरा कैपिटल गेन्स लगता है, उसमें कोई डिस्टिंग्विश लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल नहीं होता है। बट इसके ऊपर क्लैरिटी भी बहुत जल्द सरकार और कर देगी, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, कोई इसमें संदेह ना रहे। और वो मेरे हिसाब से टैक्स ट्रीटमेंट फेवरेबल ही होगा। वो फेवरेबल इसलिए होगा कि ये चीज को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, मतलब जो सारा फाइनेंशियलाइजेशन की जो बात हो रही है, उसमें मेरे हिसाब से कोई अनफेवरेबल टैक्सेशन आएगा ये मैं नहीं मानता। जो टैक्सेशन फिलहाल है वही जारी रहेगा और वो फुल कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं करते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पे। मतलब आपके जो टैक्सेशन आज इंटरनेशनल स्टॉक्स में कोई और ब्रोकर के थ्रू आप ले रहे थे और वो चल रहा है, वैसे ही चलेगा। बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से ये थोड़ा सा आपको और प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट बाय द टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे तो आई एम श्योर तब तक ये क्लैरिटी भी सरकार की तरफ से आ जाएगी। और आरबीआई की एलआरएस, जो दीवान सर कह रहे थे, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस की $2,50,000 तक का जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस दायरे में ये भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में एक्सपोजर भी उसी दायरे में आता हुआ नजर आएगा। अच्छा दीवान सर, एक सवाल था सबके जहन में, ये अब इंडियन इक्विटी तो वैसे ही हम लोग आपकी मदद से कुछ ना कुछ कर लेते हैं, पढ़ना लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, अभी यूएस का भी एक्सपोजर, उसकी भी पढ़ाई करनी, तो ज्यादा बेहतर हम रिटेल के लिए है क्या सर? ये नैस्डैक ईटीएफ है या बाकी ईटीएफ के थ्रू यूएस में एक्सपोजर लेना, है हमें समझ में आता है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। हम रिटेल के लिए बेहतर है कि ईटीएफ के थ्रू एक्सपोजर लूं, या आप कहते हो कि इन बढ़िया स्टॉक्स हैं, इनको एक्यूमुलेट करते चले हर गिरावट में, इन डायरेक्ट एक्सपोजर लिया जा सकता है, रिटेल वाले लें? देखिए रिटेल के लिए जैसे मैंने पहले समझाया आशीष, होमवर्क बढ़ जाएगा आपका। जैसे यहाँ तो क्या है कि आपके पास इनपुट है, चर्चा होती है, कहीं ना कहीं कोई फोरम पे रिसर्च आपके पास इनके ऊपर डिटेल्स मिल जाती हैं, ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स निकालते हैं, ये थोड़ा सा इसको समय लगेगा। बट ये 8 स्टॉक्स जो है ये तो बहुत ही जाने पहचाने स्टॉक्स हैं, लोग इनसे काफी वाकिफ है। बट इसके अलावा जो 42 स्टॉक्स की लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे यूनिक बिजनेसेस आपको मिलते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे हिंदुस्तान में साइबर सिक्योरिटी को लेके कोई कंपनी नहीं है जिसमें आप एक्सपोजर ले सकें। आपको पता है कि अब जो वॉरफेयर जो है वो साइबर वॉरफेयर की तरफ ज्यादा झुकाव होने लगा है, या हो सकता है आगे चल के साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तो अब साइबर सिक्योरिटी की में कोई खास कोई कंपनी हो जो माहिरत रखती हो, वैसी आपको मिलेगी नहीं हिंदुस्तान की लिस्टेड स्पेस में। तो उस वजह से मैंने जो पहले रेकमेंड स्टॉक्स किए थे हमारे क्लाइंट्स को, वो भी इसी बेसिस पे किए थे कि फॉरेन में लिस्टेड जो यूनिक बिजनेसेस हैं उनकी हिस्सेदारी, उनकी आपको पार्टिसिपेशन के जो ये जरिया जो है ये बहुत काम का है। तो जो चीज हमारे यहाँ अच्छी चल रही है उसको लेने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज यूनिक है, अब अल्फाबेट जैसा बिजनेस हमारे यहाँ तो कोई नहीं है, इतनी सब चीजों में अल्फाबेट की प्रेजेंस है, और अल्फाबेट की आज वैल्यूएशन देखें तो वो भी कोई इतनी खास महंगी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में कई स्टॉक्स उससे महंगे हैं। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझ आने लगे कि
ये चीज का ग्रोथ है, ये फ्यूचर है और ये सस्ती मिल रही है, सस्ती यानी रीजनेबल लेवल पे मिल रही है, तो व्हाई नॉट। तो बिकॉज आप और हम रोज ही यूज करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये चीज नहीं करते। सो ये सब चीजों को देखते हुए आप कंज्यूमर तो बन गए ग्लोबल ब्रांड्स के, लेकिन आप शेयर होल्डर नहीं बन पाए। अब ये जो फासला था फ्रॉम कंज्यूमर टू स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर, ये अब आपका एक फासला कम होते हुए दिख रहा है। तो उस कंपनीज में पार्टिसिपेशन करिए जिसमें आपको फ्यूचर बहुत क्लियरली मजबूत दिख रहा है और जिसकी डिटेल्स मिल, और डिटेल्स लेनी जितनी लगती है उतनी टफ है नहीं। और आई एम श्योर आप लोग के प्रोग्राम्स में ही डिस्कशन भी अब होने लगेगा। हो सकता है महीने में एक दिन आप डेडिकेट कर दीजिए अपने शो पे जो इंटरनेशनल स्टॉक्स पे डिस्कशन हो। का आंसर है तो मेरे पास, बहुत कुछ हो सकता है उसमें। आप देवान सर आपसे जुड़ा करेंगे, बढ़िया पिक जब मांगी जाएंगी तो एक आध यूएस की कंपनी की पिक भी आपको मिला करेगी। तो अब ये एक और तड़का ऐड हो जाएगा। अभी तो 8 है, बाद में 42 और जुड़ जाएंगी, तो बढ़िया एक पूल होगा जिसमें से बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग शायद देखने को मिले। दीवान सर थैंक यू सो मच सारे डाउट क्लियर कर देने के लिए। आज शाम से ट्रेडिंग की शुरुआत गिफ्ट सिटी में इन यूएस लिस्टेड कंपनीज की यहां पे होती हुई नजर आएगी, तो बढ़िया है। अच्छा कुछ ही देर में बस